हमारे भारतीय परिवारों की एक विशेष प्रकार की समस्या है कि अगर घर में कोई बच्चा, कोई बालक या बालिका थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का है, थोड़ा बीरबल बुद्धि का है और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, वो चीज़ों को तेज से याद कर लेता है, अध्याय को, जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको बेहतर तरीके से सुना सकता है या अपना कुछ अलग तरह का प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, हाजिर जवाब है, तो परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई ज्ञानी पुरुष ये जरूर बोल देगा कि अरे भाई, ये बच्चा तो बड़ा होके आईएएस फोड़ेगा। और फिर उसके बड़े होने पर बिना उससे पूछे, बिना उसकी रजामंदी जाने बगैर उसको आईएएस की उस दौड़ में ढकेल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात ये बच्चा आईएएस फोड़े ना फोड़े, अपना सर जरूर फोड़ लेता है, क्योंकि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सम्मानीय परीक्षा है, जिसको क्रैक कर पाना, जिसको निकाल पाना हर एक बच्चे की बस की बात नहीं होती। इसमें आपको कुछ अलग तरह की प्रतिभा का प्रदर्शन करना पड़ता है। घबराइए मत, मैं टॉपिक से नहीं भटक रहा हूं। मेरा कहने का मतलब मात्र इतना है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक हिस्सा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक हिस्सा है। और हमारे लॉ के अंतर, हमारे एलएलबी में दिए गए कोर्सेज में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नाम का एक अलग सब्जेक्ट ही दिया गया है। इसलिए इस चीज का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद से हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्लेलिस्ट का शुभारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्लेलिस्ट के इस पहले वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। सामान्य तरीके से अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें, इनके परिचय की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक पब्लिक लॉ है। पब्लिक लॉ वो लॉ होते हैं जो कि इंडिविजुअल के साथ साथ गवर्नमेंट के रिलेशंस के साथ डील करते हैं। सरकार और एक आम व्यक्ति के, जनमानस के संबंधों के साथ जो डील करते हैं, जो उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, उनके बारे में प्रकाश डालते हैं, उनको हम पब्लिक लॉ बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, इनके मीनिंग, इनके डेफिनेशन, इनकी जो ग्रोथ क्यों हुई, कैसे हुई, ग्रोथ का क्या क्या स्टेजेस रहा है, क्या क्या कारण रहे हैं, इसके नेचर, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके स्कोप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मीनिंग के बारे में, इनके जो मायने होते हैं, इनके जो अर्थ होते हैं, उनके बारे में। तो अगर अर्थ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो शब्द है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो बना है उसका हिंदी रूपांतरण आता है प्रशासन। प्रशासन का अगर संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, जहां पे पहला शब्द प्र है और दूसरा शासन है। प्र का मतलब होता है प्रबंधन, जिनको हम एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, और शासन का मतलब होता है शासन के काम, यानी कि गवर्नमेंट के काम, सरकारी काम। अब इन दोनों शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए, प्रशासन को अगर जोड़ दिया जाए, तो इसका एक सामान्य अर्थ वो कार्य होते हैं जो कि सरकारी कामों से संबंध रखते हैं, जो गवर्नमेंटल वर्क से, गवर्नमेंटल टास्क से जो रिलेटेड होते हैं, उन कामों को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कहा जाता है। और जब यही शब्द, यही एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द जो है वो लॉ के संपर्क में आता है, तो इसका पर्याय वो सारे लॉज हो जाते हैं, वो सारी विधियां हो जाती हैं, वो सारे कानून हो जाते हैं जो कि सरकारी कार्यों से या सरकारी कामों से, गवर्नमेंटल अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम और सरल शब्दों में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब वो सारे कार्य होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी संस्था के ऑर्गेनाइजेशन और प्लस उसके सुपरविजन से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सबको पता ही होगा कि एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए, एक सरकार को, प्रशासन को चलाने के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है, जहां पे सबसे पहला अंग होता है लेजिस्लेचर, जिनको हम विधायिका कहते हैं, जो कानून निर्माण का काम करती हैं। सेकेंड वन ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव, जिसको हम एक तरह से कार्यपालिका कहते हैं, जो कि कानूनों को कार्यान्वयन करने का, इनको एग्जीक्यूट करने का, इन्फोर्स करने का काम करते हैं। एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी,
जुडिशरी जिसको हम हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं, और न्यायपालिका काम करती है न्याय से संबंधित। अब इन तीनों के कामों को अगर एक साथ बोला जाए तो मतलब ये हुआ कि विधायिका का काम, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, देन एग्जीक्यूटिव जो होती है वो उन कामों को, वो जो पूरे लॉज होते हैं, जो एक बिल होता है, रेगुलेशन होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको धरातल पर लाते हैं, ग्राउंड पे उनको एग्जीक्यूट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। और जुडिशरी जो होती है वो एक तरह से इनसे रिलेटेड जो मामले आते हैं, जो इनसे रिलेटेड जो एक कहते हैं ना कि किसी तरह का मतभेद आ गया, कोई झगड़ा आ गया, कोई बवाल आ गया, कोई लफड़ा हो गया, तो उनसे रिलेटेड मामलों से डील करने के लिए जुडिशरी होती है। लेकिन इन तीनों के ही अलावा एक और चीज होती है, एक और इंपॉर्टेंट सब ऑर्गन होता है जो इन तीनों के ही कामों से रिलेटेड होता है। तो भारतीय व्यवस्था में, इंडियन सिस्टम में ऐसे सब ऑर्गन को हम एक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, प्रशासन के नाम से जानते हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जो कानून बनाने से लेके कानून के कार्यान्वयन से और उसके संरक्षण से, इन तीनों कामों को बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। यानी कि किसी भी कानून के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, यानी कि उसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एजेंसी का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली डेफिनेशन आती है सर आइवर जेनिंग्स की। सर आइवर जेनिंग्स ये कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के कामों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत किसी इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा रहा है, उनको क्या क्या पावर्स दी जा रही हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या है, इन सारे कामों पर नज़र रखी जाती है। इन सारे कामों से जो संबंधित होता है कानून, जो लॉ संबंधित होता है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन जो कि वेड की है, वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट लॉ, वो लॉ है, वो कानून है, वो विधियां हैं जो कि गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं। यानी इनके अनुसार गवर्नमेंट को क्योंकि काम करने के लिए बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, तो उनको कंट्रोल करने की जो एक मशीनरी है, जो एक यंत्र है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन रीजंस के बारे में, उन वजह के बारे में, उन कारणों के बारे में जो कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ के लिए, इसके विकास के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जिसको हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में जो स्टेट होते थे, जो राज्य होते थे, वो पुलिस स्टेट होते थे। पुलिस स्टेट का मतलब वो स्टेट, वो राज्य जो मात्र निषेधात्मक कार्य, जो निगेटिव वर्क होते थे, उन्हीं को करते थे, कि मतलब चोरी नहीं होने देते थे, किसी को गलत काम नहीं करने देते थे। लेकिन ये किसी व्यक्ति के कल्याण से, उनको आगे बढ़ाने से, एक तरह से पॉजिटिव वर्क को करने से डरते थे, वो काम नहीं करते थे। यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट हुआ 20th सेंचुरी के लास्ट में, और उसके बाद से हर कंट्री अपने सिस्टम में वेलफेयर स्टेट को महत्व देने लगी, वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश करने लगी, इसके कॉन्सेप्ट को अपनाने लगी। और इसके बाद स्टेट के कामों का हर व्यक्ति के जीवन में इंटरफेयर बढ़ गया, हस्तक्षेप बढ़ गया, जहां पर एक स्टेट, एक राज्य ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी कार्य करके लोगों की भलाई करने का प्रयास करती है। तो ये जो स्पिरिट होती है, उसी स्पिरिट को द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहा जाता है। द सेकेंड रीजन इज द इनएडेक्वेसी ऑफ जुडिशरी सिस्टम। दैट मीन्स कि भारतीय व्यवस्था में, अगर आप सही से अवेयर हैं, आप करंट अफेयर्स पे नज़र डालते हैं, हम न्यूज़ को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि जुडिशरी सिस्टम की हालत कितनी खस्ता है। प्रेजेंट टाइम में जितने जजेस की रिक्वायरमेंट है, जितने जजेस का होना आवश्यक बताया गया है, उससे 50% जजेस ही अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कितना ज़्यादा ओवरबर्डन है। अगर हम एनसीआरबी की डेटा की माने तो एक साल में 5 करोड़ केसेस आते हैं जुडिशरी के सामने, जिनमें से 2 करोड़ केसेस का ही निपटारा हो पाता है। 3 करोड़ केसेस हर साल लंबित पाए जाते हैं, पेंडिंग चले जाते हैं, एक ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जुडिशरी पे एक
ओवरबर्डन हो गया है, जिसकी वजह से ये एक तरह से अपने कामों को परफेक्ट तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं कर पाती है। द थर्ड रीजन इज इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की इनएडिक्वेसी इस वजह से, विधायिका की जो असमर्थता है वो इस वजह से, क्योंकि विधायिका में कोई भी कानून पास करने के लिए एक प्रोसीडर को, एक प्रॉपर एक रूल को, एक प्रोसेस को, प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्योंकि आपके डे टू डे वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डील करता है, यहाँ पर किसी भी एक प्रोसेस को नहीं फॉलो करना पड़ता। अगर कोई रूल बनाना है, बिल बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, कानून बनाना है, नियम बनाने हैं, तो किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ता। यहाँ पर बहुत ही आसानी से कोई भी बिल बन जाता है या कोई लॉ वगैरह बन जाता है। तो ये तीसरा रीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ का। चौथा रीजन है इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम पीपुल। दैट मीन्स कि भाई जब लोगों के लाइफ में स्टेट का इंटरफेयर हो रहा है, कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, हर एक चीज़ हो रहा है, तो उनकी डिमांड्स डे टू डे बढ़ती जा रही है। वो कभी शिक्षा के क्षेत्र में, कभी मेडिकल के क्षेत्र में, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कभी किसी फील्ड में कुछ ना कुछ डिमांड कर ही देते हैं। तो जो गवर्नमेंट की ये 3 ऑर्गन्स हैं, ये मिलकर अपने आप को असमर्थ पाते हैं लोगों की इन डिमांड्स को फुलफिल करने के मामले में। यहाँ पर इनको फिर से वही चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, किसी एक ऐसे सब ऑर्गन की जो कि लोगों की इस बढ़ती डिमांड को कंप्लीट कर सके, और वो जो सब ऑर्गन है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। और सबसे लास्ट जो रीजन है वो है टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। दैट मीन्स कि जैसा कि मैं पहले ही कह चुका कि कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे आपको उस घटना की घटित होने के पूर्व ही उनका अनुमान लगने पर प्रिवेंटिव मेजर्स को लेना आवश्यक होता है। क्योंकि अब अगर लॉज की माने तो जुडिशरी हो चाहे लेजिस्लेचर हो, ये एक प्रोसेस को फॉलो करती है, और प्रोसेस काफ़ी रिजिड होते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस समस्या का निराकरण कर पाना, उससे बच पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसी स्थिति में प्रिवेंटिव मेजर्स का लेना आवश्यक हो जाता है, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स को बहुत ही आसानी से अडॉप्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नेचर के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में। प्रकृति का मतलब ये होता है कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो किस नेचर का है। ये कोई कोडिफाइड लॉ है, जजमेंट लॉ है, या कोई स्टेट्यूटरी जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक स्टेट्यूट के द्वारा बनाया गया है, बिल है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। ये आखिर इसका प्रकृति है क्या, इसका स्वभाव क्या है? तो इसके बारे में सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो ये है कि भैया ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। ये मतलब कहीं भी कोडिफाई नहीं किया गया, ये एक प्रोसेस के द्वारा, एक समय के द्वारा, एक विकास के द्वारा, मतलब जब से इन्वॉल्व होना शुरू हुआ तब से इवॉल्व ही होता जा रहा है, विकास इसका होता जा रहा है। इसे कहीं भी कोडिफाई करके एक संहिताकरण, इसका संहिताबद्ध तरीके से इसको नहीं रखा गया है। यानी ये इसके नेचर का पहला पॉइंट है। इसके नेचर का दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक जज मेड लॉ है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जजेस जो होते हैं, जो जुडिशरी होती है, वो अपने पावर्स का यूज करके, स्पेशली जुडिशियल रिव्यू पावर का यूज करके, वो लोगों की उन समस्याओं को जहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी अनलिमिटेड पावर को आर्बिट्रेरी वाले तरीके से, मनमाने वाले तरीके से यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हस्तक्षेप करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। और जितने वो केसेस से डील करती है, वो केसेस एक तरह से मिसाल बन जाते हैं, एक तरह से लॉ बन जाते हैं, एक तरह से नज़ीर बन जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इसी नज़ीर का ही पार्ट माना जा सकता है, इसलिए इसको जज मेड लॉ भी कहा जाता है। इसमें इसके नेचर का तीसरा पॉइंट ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि किसी संस्था से, किसी इंस्टीट्यूशन से। वो इंस्टीट्यूशन बनती कैसे, उसके पावर्स क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगते हैं और लगने चाहिए, इन सारी चीज़ों से, इन सारी समस्याओं से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है। इसका पांचवा पॉइंट राइट का है। राइट्स का मतलब हुआ एक इंडिविजुअल राइट का।
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इसका एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये एक इंडिविजुअल और ये गवर्नमेंट के बीच में, सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम कर सके। इन दोनों के बीच में कोई मतभेद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इनकी जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही एक फ्लो में चले। तो उसके लिए ये एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसलिए इंडिविजुअल राइट्स को, एक व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम और गवर्नमेंट का हस्तक्षेप इन राइट्स में, इन अधिकारों में कम से कम हो, तो ये इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव माना गया है। ठीक है, तो ये भी इसमें इसके नेचर का ही एक सब पॉइंट हो जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो इसके मीन्स और एंड का है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक तरह से मीन्स है, और वो मीन्स किस लिए है, वो साधन किस चीज के लिए है, उस साधन का साध्य है वेलफेयर स्टेट। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक साधन की तरह यूज किया जाता है ताकि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अभिहित किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप के बारे में कि आखिर इनका स्कोप क्या है, इनके अंतर्गत विषय वस्तु क्या क्या आती है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके स्कोप में जो पॉइंट आता है वो गवर्नमेंटल एजेंसीज का या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का आता है। अब इन एजेंसीज में इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इनका कंपोजिशन क्या है, ये बनते कैसे, इनका गठन कैसे होता है, इनकी पावर्स क्या है, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, इनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत किया जाता है। सेकेंडली जो इसके स्कोप के अंतर्गत पॉइंट आता है वो आता है रूल मेकिंग पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। दैट मीन्स कि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को बनाया जाता है तो उनके कार्य के हिसाब से उन्हें कुछ पावर्स डेलीगेट किए जाते हैं जो कि इनके रूल मेकिंग पावर की तरह माने जाते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड या फिर किसी अन्य एक्टिविटीज से रिलेटेड बातों के केस में उनके रेफरेंस में कोई पावर्स को बनाती है। तो इन पावर्स से कैसे डील किया जाना है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाना है, इनको किस हद तक दिया जाना है, तो इन सभी चीज़ों से भी डील किया जाता है, वो भी इसके स्कोप के अंतर्गत ही आते हैं। द थर्ड पॉइंट इज जुडिशियल एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत इसके स्कोप में कुछ ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं। वो ट्रिब्यूनल्स कुछ क्वासी जुडिशियल वर्क करते हैं जो कि इनके जो एजेंसीज हैं उनसे डील करते हैं, तो उनका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज रेमेडीज। रेमेडीज से मतलब, उपचार से मतलब हमारा जो यहाँ पर होता है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिए गए वो 5 रिट्स जो कि कोवारंटो, सर्टियरी, प्रोहिबिशन, और ये सारी रिट्स जो हैं वो यहाँ पर रेमेडीज की तरह काम करती हैं। द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज प्रोसीडरल गारंटी। प्रोसीडरल गारंटी के अंतर्गत एकमात्र जो गारंटी है वो नेचुरल जस्टिस का है। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो भी प्रोसीडर्स को अडॉप्ट किया जाएगा, जो भी प्रक्रिया यूज की जाएगी, चाहे वो रूल मेकिंग का हो या किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी के ऊपर, किसी एजेंसी के ऊपर एक तरह से उन पर कंट्रोल करने का हो, इन सभी कामों को करते टाइम नेचुरल जस्टिस का जो एक थ्योरी है, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, उसको हमेशा दिमाग में रखा जाएगा, उसको ध्यान में रखकर ही काम किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के नेचुरल राइट्स का, जो उसके प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं या प्राकृतिक न्याय का हनन या वायोलेशन नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट में इसके स्कोप में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंटल लायबिलिटीज का, क्योंकि अब भाई स्टेट, पुलिस स्टेट से बढ़कर एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को अडॉप्ट कर रहा है, उस पर चल रहा है, उसके पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट को ये काम करने के लिए ढेर सारी पावर्स दी गई हैं, तो इन पावर्स पर रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में लगेगा, वो लगेगा लायबिलिटी के द्वारा, कि इनको कुछ लायबिलिटीज भी बता दी जाती है कि ये आपके ये दायित्व है, आपको इनको क्रॉस नहीं करना है। तो उन सारे दायित्वों का क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत ही करते हैं। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मीनिंग, उनके डेफिनेशन, उनके नेचर, उनके स्कोप और उसके ग्रोथ के बारे में बात की। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए
सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।